Welcome everyone to the third session. We are waiting for Professor Kuldeep Agnihotri ji. Can we please have the slide? Professor Kuldeep Agnihotri ji, can we please display his slide? This session is going to be on IKS in higher educational systems. So in the morning we had IKS in primary school. It starts from there, isn't it? It has to start from there. And that is why the NEP does talk about IKS in schools and IKS in higher educational institutions. So our next session is on IKS in higher educational institutions. I just spoke with Professor Agnihotri ji. He says that he is going to be there in the next 5 or 6 minutes. So we'll wait for Professor Agnihotri ji to join us. And until then, we can enjoy the music and perhaps just relish what we have been hearing in the last 2 days, make notes, come up with ideas, and see how, as teachers, we are going to take this ahead in our journey, in our academic journey. Yes. So we'll wait for Dr. Agnihotri, and I would request Sri Hari and Namrata to enchant us with all the beautiful music that they have been playing since yesterday, and put up the screen of Dr. Agnihotri. We have Professor Kuldeep Agnihotri ji with us. He's joined us. May I request Namrata to start with a prayer.
सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। That was Namrata, a young student of Rashtram Accelerator Program. And I would request Sri Hari to put the introductory slide of Professor Kuldeep Agnihotri ji to enable us have a glimpse of Professor Kuldeep Agnihotri ji, former Vice Chancellor, Central University of Himachal Pradesh. He's been an advisor to the Ministry of Culture, Government of India, former Vice Chancellor, Central University of Himachal. It's a repeat on the slide. It's an overlook from our side. And Professor Kuldeep ji, we invite you for your session on IKS in higher education institutions. बहुत बहुत शुक्रिया मैडम चोपड़ा जी, आपने मुझे इनवाइट किया और मुझे बोलने का चांस दिया। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक पर और यूनिवर्सिटी ने फैकल्टी डेवलपमेंट कार्यक्रम रखा है। और यदि मैं कहूँ कि मुझे ये भी अच्छा लगा कि मुझे भी बुलाया है, तो मुझे लगेगा कि अग्निहोत्री जी खुद ही अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन सचमुच ही एक बहुत बड़े संस्थान ने, जो प्रैक्टिकली कहना चाहिए कि इंडियन वैल्यूज से जुड़ा हुआ है और उसकी प्रैक्टिस भी हो, उसके लिए भी कोशिश कर रहा है। मैं एक बार फिर आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। मुझे कहा गया है कि मैं जो शिक्षा के बड़े संस्थान हैं, हायर इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन जो हैं, उनमें इंडियन नॉलेज सिस्टम को, उसकी क्या स्थिति है, जो उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस पर चर्चा करूं। मैं इससे पहले एक बात पर चर्चा करना जरूर ठीक समझूंगा कि इंडियन नॉलेज सिस्टम है क्या। और पिछले कुछ सालों से, लगभग समझ लीजिए 1 दशक से, ये चर्चा बहुत चली हुई है हायर एजुकेशन सिस्टम में कि इंडियन नॉलेज सिस्टम को बढ़ावा देना चाहिए, इंडियन नॉलेज सिस्टम को आगे लाना चाहिए। इंडियन नॉलेज सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा है, सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ तो खैर नहीं का मतलब, नॉलेज तो नॉलेज है, तो उस सिस्टम को अभी तक इग्नोर किया गया था, इंडियन नॉलेज सिस्टम को, उसको उसका उचित स्थान दिया जाना चाहिए यदि कहा जाए। इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में मैं 1-2 उदाहरणों से बात करूंगा। देखिए, किसी देश का भी जो नॉलेज सिस्टम होता है, आखिर उसको एक्सप्रेस उसकी भाषा में किया जाता है। जिस देश का, कोई भी देश हो, मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, कोई भी दुनिया का देश हो, उसका जो अपना ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम है, उसको एक्सप्रेस करने का मीडियम क्या है? उसको एक्सप्रेस करने का बेस्ट मीडियम तो वहां की अपनी भाषा हो सकती है, जिसमें उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। क्योंकि जिन्होंने नॉलेज सिस्टम को डेवलप किया होगा, डेवलप का मतलब ये नहीं कि एक दिन में हो गया होगा, ट्रेडिशनल धीरे 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 उसमें नई एडिशन होती रही, तो उन्होंने आम पब्लिक तक उसको पहुंचाने के लिए 2 ही तरीके इस्तेमाल किए होंगे, जहां मौखिक, जिसको हमारे यहाँ श्रुति परंपरा कहा जाता है, जहां लेखन का। तो भारतीय भाषाओं में वो संस्कृत भाषा में है। और अब के एजुकेशन सिस्टम में संस्कृत की क्या स्थिति है, इसके बारे में बहुत ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं, हम सब मित्र जानते ही हैं। या फिर भारतीय भाषाओं की भी क्या स्थिति है, उसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। भारतीय भाषाओं की स्थिति तो ये हो गई है कि संपूर्ण इंडियन लैंग्वेजेस को एक नाम दे दिया गया है, वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस। इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी भाषाओं की स्थिति क्या है।
कि अलग अलग भाषा की अलग अलग आइडेंटिटी होती है, उसका अपना नाम होता है, लेकिन उस सभी का एक नाम वर्नैकुलर लैंग्वेज रखकर उसकी आइडेंटिटी को खत्म करने की कोशिश की है। प्रिय मित्रों, हमारे जहां प्राचीन ज्ञान विज्ञान की जितनी पोथियां हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, बड़े, अभी तो मैन्युस्क्रिप्ट्स ही कहना चाहिए कि उनमें से बहुत से अभी छपे नहीं हैं, वो मैन्युस्क्रिप्ट्स सभी संस्कृत में हैं। सभी मतलब 80% तो संस्कृत में ही होंगे, और लाखों की तादाद में वो मैन्युस्क्रिप्ट्स आपकी यूनिवर्सिटियों में, पंडितों के घरों में, मंदिरों में, हायर एजुकेशन संस्थान की लाइब्रेरियों में सुरक्षित पड़े हैं। सुरक्षित मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी भी उनकी रक्षा थोड़ी बहुत की जा रही है, नहीं तो बहुत जगह तो ऐसा हुआ कि उसको दीमक चाट गया है, और बहुत से मैन्युस्क्रिप्ट तो इस प्रोसेस में खत्म ही हो गए हैं। तो लेकिन जितने भी बचे हुए हैं, वो जो टोटल इंडियन नॉलेज है उस तक पहुंचने का हमारा रास्ता क्या है? देखिए, जब हम इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये सोचना होगा कि जिन मैन्युस्क्रिप्ट्स में इंडियन नॉलेज सिस्टम भरा पड़ा है, इंडियन नॉलेज भरी पड़ी है, उसकी पद्धतियां भरी पड़ी हैं, उस तक पहुंचने का हमारे पास क्या कोई रास्ता है या नहीं है? अब मैं कई बार पूछता हूँ, हमारे फिजिक्स के टीचर हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई, बहुत सी जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं संस्कृत में, उनमें से बहुत सी फिजिक्स के बारे में भी होगी, फिजिकल साइंसेस के बारे में होगी, और आपका उस तक पहुंचने का कोई तरीका है? कहते डॉक्टर साहब, हम कैसे पहुंच सकते हैं, हमें तो संस्कृत नहीं आती। अब संस्कृत नहीं आती तो वो एक प्रकार से पूरा सिस्टम, पूरा नॉलेज सेक्शन जो है वो इग्नोर्ड है। तो कहते उसमें कुछ किताबों का ट्रांसलेशन हो चुका है, हम ट्रांसलेशन को यूज कर लेते हैं। एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, यदि देश में ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा ना हो जो मूल ग्रंथों को पढ़ सकें, उनकी इंटरप्रिटेशन कर सकें, और यदि वो डिपेंडेंट हो जाएं उन 5-10 लोगों पर जो केवल उस लैंग्वेज को जानते हैं और ट्रांसलेशन कर सकते हो, तो आप समझ लीजिए कि आप मूल स्रोत से कटने की स्थिति में पहुंच गए हैं। अभी जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें इंडियन नॉलेज की स्थिति ये है, यदि बहुत हार्श शब्दों का प्रयोग ना किया जाए तो इंडियन नॉलेज, जहां इंडियन नॉलेज सिस्टम, जहां भारतीय ज्ञान की नीचे तक संप्रेषित करने की जो पद्धतियां हैं, जहां जो पूरा एक व्यवस्था है भारतीय ज्ञान परंपरा को नीचे तक पहुंचाने की, वो सारी जो स्थितियां हैं वो जिस भाषा में है उस भाषा तक हमारी पहुंच नहीं है। और जिनकी पहुंच है, ऐसा नहीं कि संस्कृत जानने वाले हमारे जहां नहीं है, भाई संस्कृत जानने वाले भी बहुत हैं, लेकिन जो संस्कृत जानने वाले हैं वो मॉडर्न साइंस के सब्जेक्टों से कटे हुए हैं। यानी उदाहरण के लिए, मैं मान लीजिए संस्कृत का बहुत बड़ा पंडित हूं, तो मैं संस्कृत लिटरेचर को जानता हूं। जिसको संस्कृत आती है उसको फिजिक्स नहीं आती, जिसको फिजिक्स आती है उसको संस्कृत नहीं आती। तो हमारे जो 90% जो मैन्युस्क्रिप्ट पड़े हैं ज्ञान विज्ञान के, इंडियन नॉलेज के, उस तक पहुंचने का ब्रिज हमारा टूट चुका है। प्रिय मित्रों, भारतीय शिक्षा संस्थानों में यदि हमने इस ब्रिज को दोबारा बनाना है, तो अभी तो शायद लगेगा कि अग्निहोत्री जी किस प्रकार की इमेजिनरी बातें कर रहे हैं, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। ये जो ब्रिज टूट गया है, ये नहीं कहना चाहिए कि टूट गया है, जिसको सिस्टेमेटिकली विद एन इंटेंशन तोड़ा गया है, उस ब्रिज को दोबारा निर्माण करने का काम जब तक हम नहीं करते, तब तक आप समझ लीजिए कि इंडियन नॉलेज नदी के उस पार है और हम लोग नदी के इस पार बैठे हैं। बीच में नदी है, वो नदी हमें वहां तक जाने नहीं देती। नदी को तो सुखाना नहीं चाहिए, लेकिन ब्रिज तो बनना चाहिए। क्या अभी ऐसी स्थिति है कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में उस सेतु निर्माण के लिए कुछ प्रारंभिक प्रयास भी किए जा रहे हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हमें सचमुच, देखिए, कितना संभव हो पाता है, कितना संभव नहीं हो पाता है, ये अलग प्रश्न है, लेकिन हमें सचमुच गंभीरता से इस बात पर सोचना चाहिए कि क्या सेतु निर्माण के प्रयास हो रहे हैं। मुझसे मेरे बहुत से मित्र पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, इसमें क्या सेतु निर्माण के प्रयास कैसे हो सकते हैं? मैंने कहा, एक तो
अपने दिमाग से एक बात निकालनी पड़ेगी कि संस्कृत के जो मैन्युस्क्रिप्ट हैं, जो संस्कृत, क्योंकि 90% मैन्युस्क्रिप्ट संस्कृत में ही पड़े हैं, सामान्य व्यक्ति समझता है कि वो सारे मैन्युस्क्रिप्ट या लिटरेचर से ताल्लुक रखने वाले हैं, या कहानी से ताल्लुक रखने वाले हैं, या कविता से ताल्लुक रखने वाले हैं, बहुत ज्यादा हुआ तो स्पिरिचुअलिज्म से ताल्लुक रखने वाले हैं। देखिए, ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट भी बहुत होंगे, मैं ये नहीं कहता नहीं होंगे, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में जो मैन्युस्क्रिप्ट हैं वो संसार के ज्ञान विज्ञान से ताल्लुक रखने वाले हैं, केमिस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले हैं, फिजिक्स से ताल्लुक रखने वाले हैं, मैथ से ताल्लुक रखने वाले हैं, और बाकी जितने मेडिसिन से ताल्लुक रखने वाले हैं, लाखों की संख्या में मैन्युस्क्रिप्ट वो हैं। तो भाई ये जो ज्ञान पड़ा है, तो जैसे मैंने शुरू में कहा, लेकिन अब वो ब्रिज टूट गया, उस ब्रिज को बनाने की कोशिश कीजिए। एक तो ये इंप्रेशन खत्म होना चाहिए कि संस्कृत के मैन्युस्क्रिप्ट या संस्कृत भाषा केवल लिटरेचर के लिए है या केवल स्पिरिचुअलिज्म के लिए है। संस्कृत भाषा जो है वो संस्कृत भाषा सांसारिक ज्ञान विज्ञान की भी भाषा है, और उसमें लिखा भी बहुत गया है, लेकिन दुर्भाग्य से आज वहां तक हमारी अप्रोच नहीं है। तो इसको चेंज कैसे किया जाए? हायर एजुकेशन सिस्टम की आपने बात कही है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम और इंडियन नॉलेज इन द हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया। मुझे लगता है, आई मे बी रॉन्ग, आप मतलब इट्स माय ओन इम्प्रेशन कि हमारे भारतीय शिक्षा संस्थानों में जो फिलहाल नॉलेज सिस्टम है वो 99% वेस्टर्न नॉलेज सिस्टम है। इंडियन नॉलेज सिस्टम का उसमें स्थान बहुत ही कम है, नॉट ओनली इन लाइफ साइंसेज एंड फिजिकल साइंसेज बट इवन इन सोशल साइंसेज। हमारे सोशल साइंसेज में भी इंडियन नॉलेज सिस्टम का कितना हिस्सा है? मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। मैं अपने मित्रों से बात करता रहता हूं, मैं क्या, आप फिजिक्स केमिस्ट्री को छोड़िए, वो फिजिकल साइंस में आती है, बॉटनी जियोलॉजी को भी छोड़िए, दैट इज लाइफ साइंसेज, लेकिन आपका सोशियोलॉजी तो समाज विज्ञान है, समाज शास्त्र है। तो हम अपनी यूनिवर्सिटियों में जो सोशियोलॉजी की स्टडी करते हैं उसमें इंडियन नॉलेज का कंपोनेंट कितना है? आपकी सभी थ्योरी, सभी सिद्धांत, सभी उदाहरण, सभी केस स्टडीज वो दूसरे देशों के पर आधारित हैं। प्रिय मित्रों, सोशल साइंसेज में जब हम कोई निष्कर्ष निकालते हैं तो उस निष्कर्ष के लिए हमें केस स्टडी किसकी करनी चाहिए? केस, यदि इंडियन सोशल सिस्टम का या भारतीय समाज के बारे में हम कुछ करेंगे तो हमें केस स्टडी इंडियन समाज की करनी चाहिए या वेस्टर्न समाज की करनी चाहिए? लेकिन दुर्भाग्य से पश्चिमी समाज ने अपने समाज की जो केस स्टडी करके जो निष्कर्ष निकाले, वो निष्कर्ष हम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इंडिया में पढ़ा रहे हैं। तो क्या इंडियन नॉलेज सिस्टम में भारतीय समाज की अवधारणा, उसकी स्टडी के कोई तरीके नहीं है क्या? तो ये जो संस्कृत के अनेकों मैन्युस्क्रिप्ट पढ़े हैं जिनकी मैं चर्चा करता हूं, क्या इसमें भारतीय समाज का अध्ययन नहीं है क्या? क्या उसमें उसके निष्कर्ष नहीं निकाले गए क्या? लेकिन उसका कितना कंपोनेंट हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया जा रहा है। इसलिए दुर्भाग्य से प्रिय मित्रों, मैं समझता हूं कि केवल फिजिकल साइंसेज, लाइफ साइंसेज की बात नहीं है, सोशल साइंसेज में भी इंडियन नॉलेज सिस्टम का कंपोनेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में बहुत कम है। लेकिन इसको बढ़ाया कैसे जाए? देखिए, रोने धोने से कुछ नहीं बनता। मैं जहां आधा घंटा रोता रहूं कि ऐसा ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, तो लोग पूछेंगे भाई साहब कमी तो बहुत है, आप तो वाइस चांसलर रहे, आप तो कुलपति रहे हैं, तो उस कमी को पूरा करने के लिए आपने क्या किया है? इसलिए मुझे लगता है रोने धोने से कुछ नहीं बनेगा। हमें एक स्ट्रेटजी, एक इस प्रकार से कहना चाहिए कि नीति बनानी पड़ेगी ताकि किसी ढंग से हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है उसमें भारतीय ज्ञान परंपरा का भी समावेश किया जा सके। देखिए, एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए, जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं तो हमारा ये अर्थ नहीं है कि हम अभी जहां 2021 में खड़े हैं, जब 22वीं शताब्दी में खड़े हैं, जब 21वीं शताब्दी में खड़े हैं, तो हम बैक मारकर बिल्कुल पुरानी शताब्दी में पहुंच जाएंगे। इसका अर्थ ये नहीं है। ज्ञान परंपरा एक कहना चाहिए जीवंत यात्रा है। भारतीय ज्ञान परंपरा ने जहां यात्रा, भारतीय ज्ञान परंपरा की यात्रा ने जहां धीमे होते होते होते, ये तो नहीं मैं कहूंगा दम तोड़ा था,
जहां वो दलदल में धंस गई थी, उसका कारण था कि हिंदुस्तान पर विदेशियों के हमले और उनका कब्जा शुरू हो गया था। ऐसी जातियों ने हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया था जिनका नॉलेज सिस्टम भी अपना था, उनकी भाषा भी अपनी थी। उन्होंने उस भाषा को, उस नॉलेज सिस्टम को इंडिया पर थोप दिया, और हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम की, जो इंडियन नॉलेज की जो यात्रा चली हुई थी, वो यात्रा धीरे धीरे कम होते होते एक स्थान पर रुक गई, जो दलदल में फंस गई। और हम सभी लोग जिस नॉलेज सिस्टम से पढ़कर आगे बढ़े हैं, वो नॉलेज सिस्टम इंडियन नॉलेज सिस्टम नहीं है। कम से कम देखिए, मैं दोनों नॉलेज सिस्टम को कंपेयर भी नहीं करता। उसका भी अपनी कंट्रीब्यूशन है, इसकी भी अपनी कंट्रीब्यूशन है। जब हम नॉलेज सिस्टम की बात कर रहे हैं, वो हम एक प्रकार से वी आर नॉट फाइटिंग ए बैटल कि एक नॉलेज सिस्टम बढ़िया है या दूसरा नॉलेज सिस्टम बढ़िया है। देखिए, सभी नॉलेज जो है वो तो कंटिन्यूस यात्रा है एक प्रकार से, लेकिन इस यात्रा में जो हमारी हिस्सेदारी थी, वो हिस्सेदारी कम होते 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 लगभग शून्य तक पहुंच गई है। तो इसलिए जब हम नॉलेज सिस्टम में, इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात करें और हायर एजुकेशन में, इंस्टीट्यूशन में खास करके उसकी बात करें, तो एक बात ध्यान में रखना चाहिए, हमारी लड़ाई नहीं हो रही दो नॉलेज सिस्टम में। हम केवल इतना चाहते हैं कि जो भारतीय नॉलेज है, भारतीय ज्ञान परंपरा है, उसका भी समावेश किया जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। मान लीजिए मेरे पास 6 अनुभव हैं और दूसरी ओर 10 अनुभव और पड़े हैं। अभी मेरे पास केवल 6 अनुभव हैं, उसी के आधार पर मैं निष्कर्ष निकालता हूं। अब वो जो 10 अनुभव और पड़े हुए हैं, उनको भी मैं ऐड कर लूंगा, तो हो सकता है मेरे निष्कर्ष और बेहतर हो जाएं। हम भारतीय नॉलेज सिस्टम की बात इसलिए कर रहे हैं कि यदि उसका समावेश भी मॉडर्न नॉलेज सिस्टम में हो जाएगा, तो जो रिजल्ट निकलेंगे, जो निष्कर्ष निकलेंगे, वो पहले से ज्यादा बेहतर होंगे और प्रामाणिक होंगे। देखिए, निष्कर्ष का प्रामाणिक होना भी बहुत जरूरी है। यदि मेरे अनुभव बहुत सीमित हैं, तो उसी के आधार पर मैं निष्कर्ष निकालूंगा, तो वो निष्कर्ष प्रामाणिक नहीं होंगे। तो भाई, इतने हजारों सालों से जो भारतीय अनुभव हैं, जो हिंदुस्तान के मनीषियों के अनुभव हैं, जो इतने गहरे चिंतन से उन्होंने निष्कर्ष निकाले हुए हैं, उन निष्कर्षों को भी हम अपने स्टडी सिस्टम में क्यों नहीं लागू करते? ये बहुत बड़ी समस्या है जिस पर हमें चर्चा करनी होगी। लेकिन वही, जैसे मैंने शुरू में कहा कि भाई रोने धोने से तो कुछ नहीं होगा, इसका क्या तरीका? और मुझे एक तरीका जो लगता है, जो मैंने शुरू में चर्चा भी की, जो पुल टूट गया है, उस पुल का कैसे निर्माण किया जाए, इस बात पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। ये जो ब्रिज टूट गया है, इंडियन नॉलेज सिस्टम और वेस्टर्न नॉलेज सिस्टम के बीच की जो पुल टूट चुका है, इसको दोबारा ही बनाना पड़ेगा और इसका कोई रास्ता नहीं है। 2 मरहले पर हमें विचार करना पड़ेगा कि क्या इसकी सचमुच जरूरत है। नंबर 1, यदि सचमुच जरूरत है तो इसका निर्माण कैसे किया जाए। मुझे लगता है पहले मुद्दे पर तो बहस की जरूरत ही नहीं है। जो भी आदमी न्यूट्रल होगा, जो भी आदमी तटस्थ होगा, जो सचमुच ज्ञान के रास्ते पर चलने का इच्छुक होगा, वो इस बात से कभी इनकार ही नहीं कर सकता कि भाई वहां जो ज्ञान पड़ा है उसको हम अपने सिस्टम में समावेश ना करें। इसके पक्ष में कोई नहीं बोल सकता, सभी कहेंगे समावेश करना चाहिए। जो आदमी सचमुच ज्ञान का अनुसंधान करता है, जिसके मन में सचमुच ही, जिसको कहना चाहिए ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा रहती है, वो तो कोशिश करेगा कि जहां से भी मुझे मिले ज्ञान, मैं उसको प्राप्त करूं। इसलिए पहला जो मुद्दा है कि पुल बनाने की जरूरत है, इस पर तो शायद बहस नहीं हो सकती, पुल बनाना ही पड़ेगा। हाँ, जिन लोगों को लगता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा तो बिल्कुल पुरानी परंपरा है, बिल्कुल दकियानूसी है, आउट ऑफ डेट है, आज उसकी कोई जरूरत नहीं है, इस युग में 21वीं शताब्दी में, 22वीं शताब्दी में उस ज्ञान परंपरा की क्या जरूरत है, जिसका मत इस प्रकार का है, वो शायद कहे कि पुल बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रिय मित्रों, मैं समझता हूं कोई भी ज्ञान जो है, कोई भी जो नॉलेज सिस्टम है, ना वो पुराना होता है, वो नया होता है, वो परंपरा से आगे चलता है। उसमें लिटिल बिट हर जनरेशन अपना कुछ ना कुछ ऐड करती रहती है। इसलिए कहाँ से पुराना शुरू होता है, कहाँ से नया शुरू होता है, ये बात करना भी बड़ा मुश्किल होता है। ये कंटिन्यूटी की यात्रा है, जैसे मैंने शुरू कहा, ये कंटिन्यूटी की यात्रा है।
इस यात्रा में नया पुराना कुछ नहीं होता। तो इसलिए जो लोग उसका विरोध करते हैं कि ये पुरातन परंपरा है, ये दखियानुसी है, ये बुर्जुआबादी है, मैं समझता हूं उनसे बहस करने का कोई लाभ नहीं है। लेकिन ऐसे बंद दिमाग वाले लोग बहुत कम होते हैं। जो सचमुच ज्ञान के मार्ग पर चलने के यात्री होते हैं वो खुला दिमाग रखते हैं। बंद दिमाग से आप ज्ञान की यात्रा नहीं कर सकते। ज्ञान की यात्रा के रास्ते पर चलने के लिए दिमाग खुला ही रखना पड़ेगा। और हिंदुस्तान की तो जो खूबी है, भारत की तो जो खूबी है, जहां दिमाग खुला रखने की बड़ी पुरानी परंपरा है। दिमाग खुला रखने से ही इतना नॉलेज क्रिएट हुआ है। तो इसलिए मुझे लगता है पहला मुद्दा तो उस पर बहस करने का कोई अर्थ नहीं है। अब दूसरा मुद्दा असली है कि इस पुल का निर्माण कैसे किया जाए। भाई जैसे मैंने शुरू में कहा कि पुल के निर्माण के लिए संस्कृत के जो, जिसको कहना चाहिए ना स्तंभ जिसको कहते हैं, जब पुल बनता है तो नीचे बड़े बड़े खंभे लगाते हैं, वो स्तंभ होते हैं। इस पुल के निर्माण के लिए संस्कृत, क्योंकि हमें पहुंचना जहां है, जिस नॉलेज के पास हमें पहुंचना है, उसकी भाषा संस्कृत है। तो इसलिए हमें इस संस्कृत के पुल का निर्माण करना पड़ेगा। अभी भारत सरकार ने इस दिशा में बड़ा अच्छा काम किया है। ये जो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटीज एक्ट पास किया है, इसमें बहुत सी यूनिवर्सिटियों को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। और मुझे लगता है इस नए प्राप्त दर्जे से इस पुल निर्माण की दिशा में बहुत तरक्की होगी। लेकिन अभी ये मेरा, जिसको कहना चाहिए, अनुमान ही है, क्योंकि मैं बहुत से संस्कृत के पंडितों से बात करता रहता हूँ इस विषय पर। संस्कृत के लोग खुद भी ये मानते हैं कि संस्कृत साहित्य की भाषा है, और जो संस्कृत पढ़ता है वो साहित्य पढ़ता है, इस प्रकार की बातें। और बहुत तो ये भी कहते हैं भाई, कई बार तर्क से मैं उसमें हैरान भी होता हूँ कि जो संस्कृत में काम किया जाता है उसको बाद में फ्रेंच में, जर्मन में, अंग्रेजी भाषा में प्रेजेंट करना चाहिए। मैंने कहा वो संस्कृत में क्यों नहीं प्रेजेंट हो सकता है? जो आप संस्कृत में रिसर्च करते हो, या किसी विषय में भी रिसर्च करते हो संस्कृत के लोग, तो उसको संस्कृत भाषा में क्यों नहीं प्रेजेंट किया जा सकता है? अब वो तर्क वही है जो अंग्रेजों ने दिया हुआ था, और हमारे बहुत से मित्र उस तर्क को अपने कंधे पर ढो रहे हैं। जैसे वो बैताल पर चीसी में आता है ना कि विक्रमादित्य ने शव कंधे से उतारा, और ये कंधे से शव उतारने को कोई तैयार नहीं। वो क्या है, अंग्रेजों ने एक अवधारणा स्थापित कर दी कि संस्कृत डेड लैंग्वेज है। अब भाई डेड लैंग्वेज है तो फिर इसका उपयोग क्या है? अब अंग्रेज ये तो कर नहीं सकते थे कि ये कहते हैं कि अब इसका उपयोग कुछ है ही नहीं, ये तो हिंदुस्तान में लोग शायद बुरा मानते। उन्होंने इसका भी उत्तर दिया कि भाई इसका उपयोग तो है ही। जो कल्चर डेड हो जाता है, जो सिविलाइजेशन डेड हो जाती है, तो आगे आने वाली जनरेशन उसकी स्टडी करती है। तो स्टडी करने में, लेकिन जो स्टडी से चीजें मिलती हैं उनको जो प्रेजेंट किया जाएगा तो उस सिविलाइजेशन की भाषा में थोड़ा किया जाएगा, वो तो मॉडर्न लैंग्वेज में प्रेजेंट किया जाएगा। भाई हम नील घाटी की सभ्यता पढ़ते हैं, मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन पढ़ते हैं, और उस वक्त की जो सिविलाइजेशन है उसकी स्टडी करते हैं, आर्कियोलॉजी वाले करते हैं, खुदाई करके करते हैं। लेकिन जो फिर उसमें उपलब्धियां मिलती हैं उसको आज की भाषा में प्रेजेंट करते हैं, उस वक्त की भाषा में तो नहीं प्रेजेंट करते। इसलिए उन्होंने कहा संस्कृत डेड लैंग्वेज है। संस्कृत का उपयोग तो अब केवल इतना ही है कि हमें संस्कृत के माध्यम से ये पता चल जाता है कि उस वक्त, यानी बड़ी पुरानी बातें हैं, उस वक्त भारतीय समाज कैसा था, किस प्रकार के लोग थे, कैसा रहन सहन था, क्या सोचते थे, ये सारी चीजें हमें पता चलती हैं। लेकिन नाउ दिस नॉलेज हैज टू बी ट्रांसफर्ड टू द मॉडर्न जनरेशन, तो उसको मॉडर्न लैंग्वेज में प्रेजेंट करेंगे, संस्कृत में थोड़ा करेंगे। ये तर्क हमारे सिर पर इतना चढ़ गया कि हमने सचमुच ये मान लिया, और संस्कृत के विद्यार्थी जो विद्वान हैं वो भी अपनी फाइंडिंग्स को अंग्रेजी में प्रेजेंट करते हैं या जर्मन में प्रेजेंट करते हैं। प्रिय मित्रों, एक बात हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी, संस्कृत इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द इंडियन नॉलेज। जिसको हम कहें कि संस्कृत भारतीय ज्ञान पद्धति की आत्मा है। और दूसरा, यदि संस्कृत ही डेड लैंग्वेज है, यदि हम जिस तर्क को स्वीकार कर लें, तो फिर आप मान लेना चाहिए
कि जो भारतीय ज्ञान परंपराएं हैं उनका ट्रांसलेशन ही हो सकता है, मूल भाषा में उसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं पहले इस जिसको कहना चाहिए भ्रम से हमें मुक्त होना पड़ेगा कि संस्कृत डेड लैंग्वेज है। संस्कृत इज मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। संस्कृत जिंदा भाषा है, संस्कृत बोलचाल की भाषा है और दैनिक कार्यों में संस्कृत का प्रयोग होता है। हिंदुस्तान भर में दैनिक कार्यों में बहुत से स्थानों पर संस्कृत का प्रयोग होता है। 2 स्टेट्स में संस्कृत सेकेंड लैंग्वेज है, उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में। एक तो ये भ्रम जब हमारे दिमाग से दूर हो जाएगा कि संस्कृत डेड लैंग्वेज है, फिर ये सेतु निर्माण का काम और आसान हो जाएगा। क्योंकि यदि ये भ्रम बना रहा कि डेड लैंग्वेज है, फिर तो संस्कृत का काम और इंडियन नॉलेज का काम गिने चुने आर्कियोलॉजिस्ट के पास ही रह जाएगा। जैसे जो खुदाइयां होती पुरानी सभ्यताओं को जानने के लिए, तो उसमें जो 10 एक्सपर्ट्स होते हैं वो ही उसका काम करते हैं, बाकियों का उससे कुछ लेना देना नहीं होता। वो जो अगर बता देते हैं हम मान लेते हैं। तो प्रिय मित्रों, संस्कृत इज मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज और उसका अभी भी प्रयोग होता है, उसमें अभी लिखा जा रहा है। केवल लिटरेचर ही नहीं लिखा जा रहा, उसमें सोशल साइंसेज की किताबें भी लिखी जा रही हैं। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि हायर एजुकेशन में इंडियन नॉलेज को यदि हमने स्थापित करना है, रीइंस्टेट करना है, मैं इसको रीइंस्टेट कहूंगा क्योंकि ब्रिटिश शासकों ने इसको टर्मिनेट कर दिया था। अब हमें इसको दोबारा रीइंस्टेट करना है, उसके लिए स्थितियां बनानी है। तो इसलिए हमें संस्कृत को मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज मानना चाहिए और अपनी फाइंडिंग्स को उसी भाषा में प्रचलित करना चाहिए। और तीसरी अंतिम बात जो मुझे लगता है इसमें ऐड करना बहुत जरूरी है, जो अन्य विषय हैं उनको संस्कृत में भी क्या पढ़ाया जा सकता है। जो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटियां वाले सोचे, यदि वो भी संस्कृत में पढ़ाए जा सकेंगे तो एक रेवोल्यूशन होगा। हम इंडियन नॉलेज को मेन स्ट्रीम में जल्दी ही 25, 30, 50 साल में ला सकेंगे। ये एक्सपेरिमेंट हमें करना चाहिए। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में इंडियन नॉलेज को एस्टेब्लिश करने के लिए, रीइंस्टेट करने के लिए हमें ये एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। लेकिन बहुत से मित्र कहते हैं कि अग्निहोत्री ये सेतु बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ट्रांसलेशन से काम चल सकता है। तो भाई ट्रांसलेशन से काम चल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक व्यक्ति 1000 भाषाएं तो सीख नहीं सकता, दूसरी भाषाओं से ज्यादा जो ज्ञान आएगा वो ट्रांसलेशन के माध्यम से आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, इंडियन नॉलेज को भारतीय जो आज की भाषाएं, प्रचलित भाषाएं, मैं तो संस्कृत को भी मॉडर्न लैंग्वेज मानता हूं, लेकिन चलिए जो संस्कृत में मैन्युस्क्रिप्ट हैं उनका हिंदी में, पंजाबी में, तमिल में, बंगला में, कश्मीरी में ट्रांसलेशन करने से, खास करके अंग्रेजी में भी ट्रांसलेशन करने से जो मूल भावना है क्या हम तक पहुंच पाएगी? अब कहेंगे कि भाई ट्रांसलेशन में इतना तो मिस होता ही है, 10-15% भाव तो मिस हो ही जाता है। लेकिन प्रिय मित्रों, मुझे लगता है जब तक हमारे पास जिस प्रकार हिंदी में, कश्मीरी में, पंजाबी में, तमिल में, बंगला में, तेलुगु में इतने बड़े विद्वानों की संख्या उपलब्ध है जो दोनों भाषाएं जानते हैं, जब तक हमारे पास संस्कृत जानने वाले और दूसरी सब्जेक्ट जानने वाले, मेडिसिन है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं हो जाएंगे, फिर तो हम ट्रांसलेशन पर विश्वास कर सकते हैं। लेकिन यदि गिने चुने विद्वान होंगे तो हम ट्रांसलेशन पर विश्वास नहीं कर सकते। मैं एक छोटे से उदाहरण से अपनी बात स्पष्ट करना चाहूंगा। उसका इंडियन नॉलेज से तो कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ट्रांसलेशन की क्या स्थिति है इससे उसका बहुत ताल्लुक है। अंग्रेजों ने जिस वक्त पंजाब को कैप्चर किया महाराजा रणजीत सिंह की डेथ के बाद, उनके सामने 2 समस्याएं आई कि पंजाब के लोगों को कैसे काबू किया जाए, क्या इसका तरीका हो सकता है। किसी ने सुझाव दिया कि साहब एक काम करो, इनको क्रिश्चियन बनाओ, जैसे नॉर्थ ईस्ट में कर रहे हो, इनको भी बनाओ। और कैसे बनाया जाए? पंजाब में मुख्य धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? उनका गुरु ग्रंथ साहब है और वो सेक्रेड स्क्रिप्चर माना जाता है और लोगों की उसमें बड़ी आस्था है। तो फिर एक ही तरीका हो सकता, फिर उसका ट्रांसलेशन करवा लिया जाए अंग्रेजी में, और ट्रांसलेशन ऐसा करवाया जाए कि जो उस ग्रंथ को बी लिटिल करे।
हाँ जी, सबसे अच्छी बात है। फिर लोगों की उसमें से आस्था खत्म हो जाएगी, और एक बार आस्था खत्म हो जाएगी तो फिर उसको लोगों को कन्वर्ट करना आसान हो जाएगा। तो जब ये स्ट्रेटजी बन गई तो उन्होंने ट्रंप को इनवाइट किया। ट्रंप एक जर्मन मिशनरी थे, क्रिश्चियन मिशनरी थे, उसने बड़ा काम किया था। उसको कहा कि तुम गुरु ग्रंथ साहब का ट्रांसलेशन करो। उस भले मानस ने ट्रांसलेशन किया, और उसने ट्रांसलेशन में गुरु ग्रंथ साहब को एक प्रकार से ऐसा सिद्ध किया ट्रांसलेशन में कि ये ग्रंथ इट्स ग्रंथ ऑफ लिटिल वैल्यू, इसमें कुछ नहीं। जैसे शुरू के जो ट्रांसलेटर थे वो भारतीय ग्रंथों का इसी प्रकार का भाव पैदा करते थे कि ये ऋग्वेद क्या है, ये तो भाई चरवाहों के गीत हैं। और आज क्योंकि वो ट्रांसलेशन में जो उपलब्ध हो गई बात, तो आज हमारे विद्वान वही गाते फिरते हैं। तो फिर लगा कि ये एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं होगा। ट्रंप ने ट्रांसलेशन तो कर दिया, और ट्रांसलेशन प्रचलित भी हुआ, गवर्नमेंट ने वो किताब छपवाई भी। लेकिन जब थोड़ी सोशियोलॉजी वालों ने गहरी स्टडी की, उन्होंने कहा भाई साहब ये पंजाब में एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं होगा, लोग आपके काबू नहीं आएंगे। तो फिर भाई ऐसा करो, अब ट्रैक चेंज करो, अब इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार के करवाओ कि पंजाब में डिवीजन पैदा हो जाए। तो फिर एक मैकालफ को बुलाया गया, वो भी ब्रिटिश इंडियन आर्मी जो थी उसमें एक ऑफिसर था, आर्मी का आदमी था। उसको कहा अब तुमने ट्रांसलेशन इस प्रकार का करना है, अब इसकी निंदा करने की जरूरत नहीं है कि ये द ग्रंथ इज ऑफ लिटिल वैल्यू। अब ये करो कि ये बिल्कुल हिंदुओं से अलग है। उस भले मानस ने वैसे ही ट्रांसलेशन कर दिया। तो क्योंकि कारण क्या है भाई, यदि ट्रांसलेशन करने वाले की संख्या लिमिटेड होगी तो वो जैसा ट्रांसलेशन करेंगे वैसा चलेगा। अब ये जो लाखों मैन्युस्क्रिप्ट संस्कृत के पढ़े हैं, यदि इनका ट्रांसलेशन ही करना है, और ट्रांसलेशन में भी वही 50 लोग लगेंगे जो दोनों भाषाओं के एक्सपर्ट होंगे, तो फिर वो जैसा चाहेंगे वैसा ट्रांसलेशन कर देंगे। और हमारे पास नॉलेज सिस्टम को पहुंचने का तरीका ही ट्रांसलेशन है। तो जैसा माल परोसा जाएगा वैसा हम खाना शुरू कर देंगे, वैसे रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। या तो हमारे पास हजारों लाखों की संख्या में ऐसे विद्वान हो जो ट्रांसलेशन कर सकते हो, फिर ठीक है भाई, एक गलत ट्रांसलेशन करता है दूसरा ठीक करेगा, कंपैरिजन हो जाएगा। लेकिन क्या हमारे पास इतनी मैन पावर इस वक्त है कि लाखों हो जाए? नहीं है। इसलिए दूसरा तरीका यही है कि पुल का निर्माण कर लिया जाए ताकि बिचौलिए की जरूरत ही न रहे, खास करके इंडिया को तो ना रहे। ये जो बीच में मिडलमैन आएगा तो उसकी यदि मिडलमैन की इंपॉर्टेंस ज्यादा बढ़ जाएगी तो भाई गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए मिडलमैन ना आ जाए, डायरेक्ट ब्रिज बन जाए, और ताकि दोनों ओर से आना जाना शुरू हो जाए। तो मुझे लगता है इंडियन नॉलेज जो अभी मैन्युस्क्रिप्ट्स में बंद पड़ी है, उसका बहुत थोड़ा सा पोर्शन अभी आया पर प्रैक्टिस में। जो हमारी नॉलेज में आया है वो बहुत बड़ा पोर्शन नहीं है, बहुत थोड़ा सा पोर्शन है। लेकिन यदि ब्रिज बन जाएगा फिर तो आना जाना शुरू हो जाएगा। और प्रिय मित्रों, इंडियन नॉलेज को इसी सिस्टम से मॉडर्न मेन स्ट्रीम में लाया जा सकता है। फिर सचमुच उसके क्रांतिकारी रिजल्ट आएंगे, फिर सचमुच ज्ञान के क्षेत्र में क्रांति हो जाएगी। एक बात भाई जो मुझे चिंता करती रहती है, क्योंकि हम सभी लोग इसी मॉडर्न नॉलेज सिस्टम से पढ़ कर निकले हैं, जिसको मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम भी कहा जा सकता है। हमें इसी सिस्टम ने यश प्रदान किया है। इसी सिस्टम के कारण जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, जो मॉडर्न नॉलेज सिस्टम है, इसी के कारण हमारा यश है, इसी के कारण हम छत पर पहुंचे हैं। अब हमें कहा जा रहा भाई इस सिस्टम को इंडियन नॉलेज सिस्टम से रिप्लेस करना है। जिस सिस्टम ने हमें इतना यश दिया है, हमें इतना टॉप पर पहुंचाया है, हम उस सिस्टम के खिलाफ क्या मोर्चा लगाएंगे? नहीं लगा सकते। रादर जो आज के मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम से पढ़े हुए लोग हैं वो तो उसको रिटेन करने के लिए जान की बाजी लगा देंगे, क्योंकि उसी सिस्टम ने उनको इतना ऊंचा उठाया, उतना जश दिया। वो तो लड़ेंगे इसके लिए कि साहब क्या बात करते हो, इंडियन नॉलेज सिस्टम की बेकार की बातें हैं, हिंदुस्तान को पीछे ले जाओगे आप, हिंदुस्तान को 1000 साल पीछे ले जाओगे, जमाना कहाँ चला गया है और आप किस प्रकार की बातें करते हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम से निकले हुए लोग जो तो लड़ेंगे अंत तक। मैं इसीलिए कई बार कहता हूं कि हमारा ये नहीं कहना है कि हम एक सिस्टम के खिलाफ दूसरा सिस्टम खड़ा कर रहे हैं। इट इज नॉट पॉसिबल इन एरेना ऑफ नॉलेज
ज्ञान के क्षेत्र में ये पॉसिबल ही नहीं, नॉट, इट इज नॉट इवन डिजायरेबल, ये होना भी नहीं चाहिए। तो इसलिए हमारा ये कहना है कि हम किसी सिस्टम को खत्म नहीं कर रहे भाई, ना हम किसी सिस्टम के खिलाफ हैं। हम तो जैसे मैंने शुरू में कहा कि ज्ञान की यात्रा की कंटिन्यूटी बनाए रखना चाहते हैं। जैसे नदी होती भाई, उसमें हजार जगह से छोटे 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 पानी के झरने, पानी के नाले और खड्डे आकर शामिल होती रहती हैं, कोई कहां से, कोई कहां से, कोई कहां से। हमारा ये कहना है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम का मेन प्रवाह चले और जहां रुका हो उससे आगे बढ़े, फिर उसमें वेस्टर्न नॉलेज का नाला भी आकर गिर जाए, उसमें बाकी जापान नॉलेज सिस्टम का नाला भी आकर गिर जाए। नाला मैं नेगेटिव सेंस में नहीं कह रहा, आई एम सेइंग इट पॉजिटिव सेंस, यू कैन से इट स्ट्रीम ऑफ वाटर उसमें गिर जाए, उसमें और 50 हो, ताकि एक मेन स्ट्रीम बनी रहे। ज्ञान की सदा मेन स्ट्रीम होती है, बाकी जितने सिस्टम होते हैं उसमें आकर मिलते रहते हैं और उसी से यात्रा आगे बढ़ती है। तो हम उस जो यात्रा को, उस प्रवाह को, ज्ञान के प्रवाह को जो बीच में अवरुद्ध हो गया था, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। प्रिय मित्रों, बहुत से, मैं समझता हूं इसमें एक और बात मैं ऐड करके अपनी बात खत्म करूंगा। मुझे थोड़ा डॉक्टर ने वैसे ज्यादा बोलने से मना भी किया हुआ है, लेकिन अभी जब कोई ऐसी बात उठती है तो खास करके विषय इस प्रकार का प्रोवोक करने वाला होता है, तो मैं डॉक्टर की सलाह को भी कई बार भूल जाता हूं। एक बात हमें इसमें और ध्यान में रखनी चाहिए, ये जो एक बहस चलती रहती है कि हमारा ज्ञान उत्तम है और दूसरे का ज्ञान अधम है, इस प्रकार की बहस से हमें बचना चाहिए। ये बहस नुकसान देती है। ज्ञान को लेकर गौरवान्वित होना तो अच्छी बात है, लेकिन किसी बात पर मैं समझता हूं किसी बात को लेकर दूसरे को नीचा दिखाना उचित बात नहीं है। हमारे एक अभी शुरू हो गई बहस कि जितनी वैज्ञानिक उन्नतियां हुई हैं, खास करके पिछले कुछ दशकों में से, तो पश्चिमी देशों में ही हुई है। तो हमारे एक बहस शुरू हो गई, हम उसका ओरिजिन कहीं ना कहीं इंडियन नॉलेज में ढूंढने की कोशिश करते हैं। मिल जाए तब भी अच्छी बात है, नहीं तो जबरदस्ती भी ढूंढ लेते हैं। हो सकता मिल भी जाए। जो बात आज पश्चिमी देशों में कोई प्रामाणिक सिद्ध हुई है, जो उन्होंने अनुसंधान करके निकाली है, हो सकता है उसका जिक्र हमारे नॉलेज में भी हो, हमारे इंडियन नॉलेज में भी हो। लेकिन क्या उन्होंने वो जो अनुसंधान किया है, उनको हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम का पता था, उससे उन्होंने आगे बढ़ा है जो उन्होंने इंडिपेंडेंट किया है? इस बात पर हमें ध्यान देना चाहिए। प्रिय मित्रों, हमें अपनी, जैसे मैंने कहा, जो भारतीय ज्ञान है उसको पुनर्स्थापित करना चाहिए, रीइंस्टेट करना चाहिए, लेकिन यात्रा को रोक कर नहीं, यात्रा को गति देने के लिए। हमारे जहां तो ज्ञान के बारे में शायद ये कहा गया है, संस्कृत वाले बेहतर जानते हैं भाई, मैं तो संस्कृत का आदमी नहीं हूं, नेति नेति की बड़ी पुरानी परंपरा है। अथ का तो हो सकता है, इति नहीं हो सकती, इसलिए नेति नेति कहा। और उसके आगे का और भी सुंदर है, चरई बेती चरई बेती। ये ज्ञान की यात्रा चरई बेती की यात्रा है। इसमें इंडियन नॉलेज की अपनी महत्ता है, दूसरों की नॉलेज की भी महत्ता है। बस एक बात इंडियन नॉलेज की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है, जो शायद पश्चिमी ज्ञान परंपरा में खूबसूरती नहीं है, इंडियन नॉलेज का जो धरातल है, मुख्य बिंदु है कि ज्ञान पात्र को ही मिलना चाहिए, सुपात्र को ही मिलना चाहिए। कुपात्र के हाथ में गया हुआ ज्ञान विनाश लाता है और सुपात्र के हाथ में गया हुआ ज्ञान लोगों को लाभ पहुंचाता है। ये इंडियन नॉलेज सिस्टम का गोल्डन रूल है। ज्ञान सुपात्र के पास ही होना चाहिए। मित्रों, पश्चिम के पास पिछले कुछ दशकों से जितना ज्ञान बढ़ा और उसी ज्ञान से विनाश भी हुआ। भारत में शायद मेरे कम से कम ध्यान में नहीं आता कि किसी ने ज्ञान का उपयोग विनाश के लिए भी किया हो। लोग महाभारत की चर्चा करेंगे कि महाभारत में इतना विनाश हुआ, लेकिन इवन देन महाभारत में भी यदि एक हथियार का प्रयोग हुआ तो उसकी काट भी उपलब्ध थी।
पहले हथियार का प्रयोग, जब हथियार का अनुसंधान किया होगा तो उसकी काट भी अनुसंधान की गई कि उसका काट क्या हो सकती है। अब वेस्ट में भी जो हो रहा है, लेकिन अभी तक उस प्रकार की भावना नहीं है। ये मित्रों, एक बहुत अच्छा विषय है, इस पर बहस चलनी चाहिए, संवाद होना चाहिए। मैं बहस भी शब्द शायद ठीक नहीं है, वाद विवाद नहीं, संवाद होना चाहिए। इंडियन नॉलेज सिस्टम और वेस्टर्न नॉलेज सिस्टम के बीच में संवाद होना चाहिए, और अभी तक संवाद नहीं था, क्योंकि वेस्टर्न नॉलेज सिस्टम इंडियन नॉलेज सिस्टम से संवाद करने को ही तैयार नहीं था। अब स्थितियां बदली हैं, अब संवाद की भूमिका बन रही है। एक नई व्यासपीठ का निर्माण हो रहा है जिस पर बैठकर संवाद हो सकता है। संवाद से सिंथेसिस बनता है, संश्लेषण होता है, और मुझे लगता है इस संवाद से जो निकलेगा उसमें जिसको कहना चाहिए शुभ होगा। सागर मंथन से अमृत भी निकलता है, जहर भी निकलता है, लेकिन जहर को कैसे नष्ट करना है, अमृत का कैसे सदुपयोग करना चाहिए, तो हमें देखना पड़ेगा। इसलिए ये सिंथेसिस होना चाहिए, और उससे भारतीय शिक्षण संस्थानों को बहुत लाभ होगा। बाकी किसी को हो ना हो मुझे नहीं पता, लेकिन भारतीय शिक्षण संस्थानों को बहुत लाभ होगा, क्योंकि भारतीय शिक्षण संस्थान प्रैक्टिकली वेस्टर्न नॉलेज सिस्टम की कार्बन कॉपी बन गए हैं। यदि उसमें जो नया इंजेक्शन लग जाएगा, ये इंडियन नॉलेज का नया इंजेक्शन लग जाएगा, तो इतनी ऊर्जा, इतनी चेतना आएगी कि जिसमें शायद एक ज्ञान की क्रांति हो जाए, हिंदुस्तान में भी हो जाए। पश्चिम में हो रही ज्ञान की क्रांति, जिसको एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज में कहता हूं, पश्चिम में हो रहा है, लेकिन उस एक्सप्लोजन से विस्फोट होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। इंडिया में यदि ये इंजेक्शन लगेगा इंडियन नॉलेज सिस्टम का, तो वेस्टर्न नॉलेज का जो विस्फोट का है वो थोड़ा शमित होगा, और एक हिंदुस्तान में इंडियन नॉलेज के सिंथेसिस के कारण नई वैल्यूज का निर्माण होगा। उस वैल्यू से शायद सारी दुनिया प्रभावित हो और उसको लाभ हो। ये शांति की दिशा में उठाया हो गया बहुत बड़ा कदम होगा। आपने एक बड़े अच्छे विषय पर ये सार्थक संवाद शुरू किया है, मैं आप सभी को बधाई देता हूं, और एक बार फिर सभी का धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इसमें निमंत्रित किया। धन्यवाद। नमस्कार प्रोफेसर अग्निहोत्री जी, आपने बहुत सुंदर चीजों के बारे में बताया और दिशाएं भी दी सबको। क्या हम कुछ प्रश्न ले सकते हैं सभी पार्टिसिपेंट से थोड़ी देर के लिए? आपका माइक म्यूटेड है सर। हाँ, मैं कर दिया, म्यूट कर दिया, अब तो अनम्यूट कर दिया है। आप 2-4 प्रश्न ले सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है मेरी भी अब जो ऊर्जा बोलने की है लगभग, लेकिन फिर भी 2-4 प्रश्न डॉक्टर चोपड़ा आप ले सकती हैं, ठीक है? जी जी। सो आई वुड रिक्वेस्ट द पार्टिसिपेंट्स कि आप अपने माइक को अनम्यूट करें या अपने हैंड्स को ऊपर कर सकते हैं, ताकि आप अपने प्रश्न सीधा खुद ही पूछ सकते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना? Who would like to ask a question? You could raise your hand. या आप चैट में डाल सकते हैं या हैंड को रेज कर सकते हैं। You can ask a question to Dr. Agnihotri on the ways of institutionalizing IKS, anything on IKS with higher education. डॉक्टर सुमन गुप्ता जी का देख रही हूँ मैं, उसके बाद फिर हम डॉक्टर रजत, सागर जी। ओके, ठीक है। डॉक्टर सुमन जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। क्वेश्चन। Am I audible? मेरी आवाज आ रही है? हाँ सुमन जी, मैं सुन रहा हूँ। कुलदीप जी नमस्कार। आपका जो मैंने अभी सुना बहुत ही अच्छा था, और आपने संस्कृत के बारे में जो अवेयरनेस बताई, बट ये विषय सच में बहुत ही अच्छा है, हम लोग को बहुत कम जानने को मिला। इनकी यंग जनरेशन को भी जिस तरह से संस्कृत से बचाया जाता है और वो संस्कृत पढ़ने से बचते हैं, इवन की मेरी बेटी भी संस्कृत नहीं पढ़ना चाहती है क्योंकि वो कहीं यूज नहीं हो रहा होता है। और जैसे अगर हम लोग ट्रेडिशनल देखें, मेरे घर में जो प्लांट्स हैं जिनको हम दवा के रूप में डेली यूज करते हैं, अश्वगंधा, सर्पगंधा, गिलोय, ये सब संस्कृत से नाम है, बट हम इस मेडिसिन को अभी भी यूज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम संस्कृत के नाम नहीं जानते, हम पेड़ों को भी नहीं पहचानते। बट ये सारी पहचान हमारी संस्कृत के ग्रंथ में दी हुई है, अथर्ववेद में। और ये ना तो हिंदी में ही जो भी ट्रांसलेशन है उसमें बहुत बड़ी कमी रहती है। आपने कहा 20%, बट आई थिंक वो 30 to 40% गैप रहता है। जो सही नॉलेज है वो उस फॉर्म में, भाव तो उसका गायब ही हो जाता है, ऐसा लगता है पढ़कर, जो एक्चुअल में संस्कृत में दिया हुआ है। तो संस्कृत एक विषय जो रखा गया है, वो साइंस के भी जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी, कुछ बच्चों को जो चाहे, जो छूट होनी चाहिए कि वो ले सके,
ताकि साइंस में आने वाले समय में इन ग्रंथों का और अच्छा ट्रांसलेशन, उसमें भाव भी आए जो कहा जा रहा है। एक्चुअल में अर्थ जो है वो गायब हो जाता है, जो भाव होता है उसका कहने का वो गायब हो जाता है, ट्रांसलेशन हो जाता है, और ट्रांसलेशन से हमें उचित उपयोग नहीं समझ में आता है। एंटीसेप्टिक हल्दी को बता दिया गया, उसके बाद हमारे यहाँ कहाँ कहाँ हल्दी को यूज होता है उस एंटीसेप्टिक गुण के रूप में वो नहीं बताया जाता। तो ये बहुत जरूरत है कि हम, जो आपने कहा कि संस्कृत जो है ये हमारे अवेयरनेस होनी चाहिए, और ये डेड सब्जेक्ट है, ये इतना लिविंग सब्जेक्ट है कि अगर लिटरेचर में आज भी हम कहानियां देखें जो बड़े बड़े अखबारों में छपती हैं, वो उन पुराने पंचतंत्र की कहानियों के ही कहीं ना कहीं रिलेटेड होती है। अगर जिसे नॉलेज है वो समझ जाएगा, कोई नई कहानी नहीं है, वो उस चीज से प्रेरित है, और हम उसे नया रूप दे देते हैं। तो ये हमारे लिए आज का सब्जेक्ट है और बिल्कुल करंट नॉलेज है संस्कृत में, बट हम उसे को रिलेट नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज। तो सबसे बड़ी जरूरत है कि हम संस्कृत की नॉलेज दें, और इसके लिए हम कैसे करें ये मैं आपसे सजेशन चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ और इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाती हूँ। तो बच्चे बड़े इंटरेस्टेड होते हैं, मैं जब इस विषय में बात करती हूँ तो बच्चे सब्जेक्ट से कहते नहीं मैम आप यही बात कीजिए, आप सब्जेक्ट छोड़ दीजिए। देखिए तो सुमन जी, बच्चे बहुत बड़े अच्छा इंटरेस्टेड है, आपने बहुत अच्छा प्रश्न तो नहीं, एक मतलब संवाद किया है। शेयरिंग है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। देखिए मैं तो एक और, क्योंकि आप तो इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हैं, मैं एक और बात कहता हूँ। ये जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है इसकी एक खूबसूरती क्या है। पुराने ऋषियों ने, जो साइंटिस्ट ने, उनको जो मर्जी कहिए, ऋषि मुनि साइंटिस्ट जो मर्जी कह लीजिए, उनको मतलब कोई ज्ञान मिला कि भाई तुलसी के पत्ते में जे हाइड्रोजन है, जे फला है, जो भी होते होंगे इसमें कंपोनेंट कि जे है, इसका बुखार में जे लाभ होगा, उसमें जे लाभ होगा। अब प्रश्न ये, जिसको आजकल हम कहते हैं ना जी कि फ्रॉम लैंड टू लैब, तो वेस्टर्न नॉलेज सिस्टम में फ्रॉम लैंड टू लैब में इतना अंतर आता है, लेकिन इंडियन नॉलेज सिस्टम में क्या था, आज घर का कोई भी आदमी, आपको उसको ये नहीं पता कि तुलसी बुखार को दूर कैसे करती है, लेकिन वो आपको बता देगा कि भाई ये तुलसी दर्द उबाल लो, उसमें आप लाभ हो जाएगा। ये बेस्ट तरीका है नॉलेज को नीचे तक ट्रांसमिट करने का, और सामान्य व्यक्ति की भाषा में ट्रांसमिट करने का। और जैसे आपने अश्वगंधा और तुलसी, गिलोय, ऐसे 50 वनस्पतियां हैं जिनका लाभ है, लेकिन उस एरिया के सभी लोग ये जानते होते हैं कि इसका क्या लाभ है। संस्कृत में एक शब्द आता है, मैं संस्कृत का पंडित तो नहीं हूं, मैं तो हिंदी का ही मास्टर हूं। संस्कृत में एक श्लोक आता है कि दुनिया में कोई भी वनस्पति ऐसी नहीं है जिसमें औषधि ना हो, बस केवल उसका जानकार चाहिए। तो जिन्होंने वो वनस्पतियों में औषधि खोजी, उसने वहां के लोगों तक पहुंचा भी दिया, उसकी डिटेल बताने की उसको जरूरत नहीं पड़ी, H+2 फलाना और कार्बन इतना जे, लेकिन लोगों को पता चल गया कि भाई ये जो वनस्पति इसका जे लाभ है, लोग उसका यूज करते हैं। इंडियन नॉलेज सिस्टम का सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि वो नीचे आम आदमी तक ट्रांसमिट हो गई है और सफलतापूर्वक उसका प्रयोग हो रहा है। दूसरा, आपने जो संस्कृत वाली बात कही, देखिए मुझे ये लगता है एक इम्प्रेशन बन गया है कि संस्कृत का आज के जमाने में कोई लाभ नहीं है, और इसलिए कोई भी स्टूडेंट, भाई चाहे वो साइंस का हो चाहे इंजीनियरिंग का हो, मैं कहता तो इवन सोशल साइंस का भी हो, वो कहता भाई पढ़कर क्या लेंगे। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ जो प्रैक्टिकली पिछले 2-3 दशकों से एक नया चला कि वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ा जाए। तो शंकराचार्य थे, अब मुझे नाम उनका ध्यान में नहीं है, उन्होंने एक किताब लिखी संस्कृत में, उन्होंने खोजबीन करके पुराने ग्रंथों में से 16 सूत्र निकाले। वो सूत्र मतलब मल्टीप्लाई कैसे किया जाए और डिवाइड कैसे, इसी प्रकार के हैं, मतलब जमा कैसे किया जाए, घटा कैसे ब्रह्मगुप्त है सर। हाँ मतलब, लेकिन जब वो बात चली तो लोगों ने कहा क्या भाई आप कितने पुराने जमाने की बातें कर रहे हैं, अब जमाना कहाँ पहुंच गया, जल्दी जल्दी होता है। लेकिन अभी मुझे कुछ टीचर बता रहे थे कि ये जो लड़के कंपटीशन के एग्जाम में बैठते हैं, उनको जल्दी होती है रिजल्ट निकालने का, इतना से मल्टीप्लाई इतना किया तो कितना। अब वो वैदिक मैथमेटिक्स के सूत्र सीख रहे हैं कि उसका एक क्षण में उत्तर मिल जाता है। उपयोगिता होगी तो लोग पकड़ेंगे, लेकिन एक ब्रिटिश गवर्नमेंट ही मुझे कहना चाहिए, उन्होंने नोइंगली एक ऐसा इंप्रेशन पैदा किया कि इस भाषा की कोई उपयोगिता ही नहीं है। भाई भाषा तो माध्यम है, उस भाषा में जो ज्ञान पड़ा हुआ है, पहले आप भाषा को मारो, जब भाषा मर गई तो अब कफन के नीचे आदमी जिंदा है कि मुर्दा है क्या पता चलेगा, ऊपर जब कफन डाल दिया तो लोग यही समझ गए अंदर मुर्दा है। आपने संस्कृत भाषा को कफन बना दिया कि डेड लैंग्वेज है, अब उसके नीचे जो नॉलेज पड़ी है, अब मुझे क्या पता वो नॉलेज काम की है या नहीं काम की। तो पहले भाई वो कफन उठाया जाए तो पता चले कि अंदर तो आदमी जिंदा है भाई पड़ा हुआ, आपने इसको मुर्दा बनाया हुआ है।
तो इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। मुझे तभी लगा ये जो संस्कृत यूनिवर्सिटियां बनी हैं सेंट्रल, मैंने इनमें से कुछ से बात भी की कि आप भाई हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और यदि कोशिश करो तो मैथ, उसमें वैदिक, इसको संस्कृत मीडियम से पढ़ाने की कोशिश करो। तो जो संस्कृत मीडियम में पढ़ जाएंगे फिर वो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट की ओर खुद ही भागेंगे। देखिए ये रिसर्च भी एक बीमारी है एक प्रकार की, जिसके दिमाग में चले जाए वो 24 घंटे कम वक्त सोचता ही रहता है वहां से कैसे पकड़ा जाए, वहां से कैसे पकड़ा जाए। यदि आपने 100, 200, 400 स्टूडेंट भी संस्कृत मीडियम से करवा दिए, उनमें से 20, 25, 30 भी ऐसे निकल आए जो उधर को भागना शुरू कर देंगे, ब्रिज बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके लिए देखिए जैसे अंग्रेजों ने सिस्टेमेटिकली इसको मारने की कोशिश की, तो वैसे ही हमें सिस्टेमेटिकली इसको जिंदा करने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे लगता है अब लगे हुए हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट उसी दिशा में लगता है। लेकिन आपकी चिंता बड़ी वाजिब है भाई। ये लोगों में, मैं तो समझता हूँ पहला पॉजिटिव जो गेन होता है वो यही होता है कि लोगों में चिंता जागृत हो जाए। वो जागृत हो गई फिर रास्ता भी निकल आता है कोई ना कोई। ठीक है गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अग्निहोत्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अग्निहोत्री जी। डॉक्टर जी सुरेश बाबू जी, आई सी योर हैंड। आप जो पूछना चाहते हैं माइक को अनम्यूट कर लें। डॉक्टर जी सुरेश बाबू जी, यू मे अनम्यूट योर माइक। इन्होंने पूरा हिंदी में बोला था तो मैंने कहा मैं इनसे हिंदी में क्वेश्चन कर सकती हूँ। तो जी जी, डॉक्टर जी सुरेश बाबू जी, आर यू देयर? आई सी योर हैंड अप। ओके, सागर गवांडे जी, आप पूछना चाहते हैं जब तक डॉक्टर सुरेश आते हैं। डॉक्टर सागर गवांडे जी, यस सर नमस्ते। नमस्कार सागर जी, नमस्कार भाई। सर आपका लेक्चर बहुत ही मोटिवेशन था और मोटिवेशनल था। सर मुझे एक आपसे बात पूछनी है अदर दैन द क्वेश्चन। सर बहुत सी संस्कृतियों में का जो लिटरेचर है संस्कृत में अवेलेबल है, बट ट्राइबल्स जो है उनका लिटरेचर कुछ ड्राइंग्स में या तो फिर कुछ कार्विंग में अवेलेबल है, तो उसको हम मेन स्ट्रीम में कैसा ला सकते हैं? बिकॉज इवन दो लिटरेट पीपल्स हैव अ मोर नॉलेज on the paper, but carving and painting use lots of sources of the information. And can we make some efforts, or do we have any plan to take that particular knowledge in a mainstream? नहीं सागर भाई, आपका क्वेरी बहुत ही जेन्युइन है और पुणे से आई है फिर तो भाई और भी ज्यादा जेन्युइन हो जाती है। पुणे तो महाराष्ट्र का बहुत बड़ा सेंट्री माना जाता है। और मैं पीछे पुणे गया था तो गणेश चतुर्थी के दिन थे शायद, किसी ने मुझे बताया कि दगड़ू शेठ के जहाँ जाना। तो मैंने कहा भाई मुझे दगड़ू शेठ के क्या करने जाना, मैंने कोई सामान तो खरीदना नहीं। कहते भाई तो दगड़ू शेठ दुकानदार नहीं है, गणेश जी का मंदिर है, उसको दगड़ू शेठ के नाम से जाना जाता है। तो भाई पुणे वाले कुछ भी कर सकते हैं, दगड़ू शेठ के नाम से गणेश को भी बना सकते हैं। लेकिन उसकी बड़ी मान्यता थी वहां, मैं वहां गया था उन दिनों शायद। आपने देखिए ये जो भाषा है ये तो कन्वे करने का एक मीडियम है ना जी। ये ड्राइंग्स हैं, पेंटिंग्स हैं, ये सब चीजें कन्वे करने के रास्ते ही हैं और क्या है। हम अपने भीतर की बात आपको ट्रांसमिट करना चाहते हैं। एक आदमी भाषा से ट्रांसमिट करता है, दूसरा संकेत से भी कर देता है। कई बार लोग भाई पूछते हैं कि अग्निहोत्री ठीक हो, मैं बोलता नहीं, कई बार ऐसे कर देता हूँ। इसका अर्थ भी यही कि भाई ठीक ही हूँ। यदि ऐसे कर दूं तो इसका मतलब नहीं ठीक हूँ, तो इसमें बोलने की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं जो संकेत है इसी पर पेंटिंग से भी बहुत चलता है। और खास करके ये जो जनजाति समाज है जिसके बारे में महाभारत में बड़ा जिक्र आता रहता है, सब जगह आता ही है, जितनी जनजातियां हैं उनके पास भी बहुत बड़ी नॉलेज है। लेकिन वो संस्कृत में थोड़ा है, वो तो उनकी अपनी भाषाओं में है। उसमें सागर जी जो सबसे बड़ी चिंता है, अब उनकी जो लोकल भाषाएं हैं, भाषा कह लीजिए, कुछ लोग थोड़ा उनको डिलिटल करने के लिए बोली कह देते हैं कि भाई साहब ये भाषा थोड़ा है, ये तो बोली है। मैं कह भाई हर एक की बोली अपनी भाषा ही है, आप एक को ऊंचा बताते हो दूसरे को छोटा क्यों बताते हो। अब वो जो उनकी बोलियां हैं वो ही खतरे में पड़ गई हैं और उन बोलियों को बोलने वाले धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं भाई किसी जनजाति का हूँ, मान लीजिए उदाहरण मैं गुज्जर जनजाति का हूँ, तो घर में पहले मैं गोजरी बोलता था। अब जो मेरे बच्चे हैं वो धीरे धीरे गोजरी भूल जाएंगे
और उनके बच्चे शायद बिल्कुल ही भूल जाएं। तो फिर जितना नॉलेज सिस्टम हमारा उन भाषाओं में श्रुति परंपरा से, देखिए परंपराएं दो प्रकार की हैं, एक तो रिटर्न परंपरा है, भाई आपके पास सागर जी कोई नॉलेज है, आपने कागज में लिख दी, वो कन्वे होगी, फिर जनरेशन टू जनरेशन आगे चलती जाएगी। एक है श्रुति परंपरा, आपको लिखना नहीं आता या जरूरत ही नहीं है, आपने वो बोलकर अपने बच्चे को बता दिए और बच्चे ने आगे बता दी, इसको श्रुति परंपरा कहते हैं। तो भाई ये वेद जो हजारों सालों तक सुरक्षित रहे तो श्रुति परंपरा से रहे। ये प्रिंटिंग का ड्रामा तो आज चला, बहुत पुराना तो नहीं है, तो पहले तो श्रुति परंपरा से रहे। जो जनजातियों का नॉलेज है ये श्रुति परंपरा से चला हुआ है। लेकिन खतरनाक बात यह है कि अब श्रुति परंपरा धीरे धीरे खत्म हो रही है, क्योंकि अब प्रिंटिंग आ गई है, रिटर्न कागज बन गया, 50 चीजें आ गई हैं। इसलिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हमें कोई ऐसा मैकेनिज्म निकालना चाहिए कि ये सारी नॉलेज भाषा में लिपिबद्ध हो जाए और फिर आगे उसको ट्रांसमिट किया। लेकिन ये बहुत बड़ा काम है भाई। लेकिन समस्या सागर जी क्या है, बहुत जो लोग मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में पढ़ गए हैं ना, उन कम वक्तों के दिमाग में एक बात घुस गई है कि इनका नॉलेज क्या है जी, ये तो बेकार की बातें करते हैं, इनको कुछ नहीं पता। जब हमारा भाव ये हो कि मुझे बहुत पता है, उसको कुछ नहीं पता, फिर आप समझ लो संवाद भी खत्म हो जाता है और ज्ञान का आदान प्रदान भी खत्म हो जाता है। लेकिन इस मॉडर्न नॉलेज सिस्टम या एजुकेशन सिस्टम ने हमारे मन में ज्ञान की जिज्ञासा कम की है, अभिमान ज्यादा भर दिया है। हम अपने आप को ज्ञानी मानते हैं और 50 चीजें भाई उनके पास हमारे पास से ज्यादा हो सकती हैं। एक तो ये दिमाग में जो ये वायरस घुसा हुआ है कि हम ज्ञानी हैं, वो अज्ञानी है, इस वायरस को निकालना पड़ेगा। अब कोरोना का वायरस आ गया, कम वक्त यही नहीं निकाला जा रहा, तो इस वायरस, ये तो बड़ा और खतरनाक वायरस है कि मैं ज्ञानी हूं और दूसरा ज्ञानी है। इस वायरस को ये इंडियन नॉलेज सिस्टम निकाल सकता है। मैं एक संस्कृत में पढ़ रहा था, उसने लिखा सबसे बड़ा ज्ञानी वही है जिसको ये पता चल जाए कि वो ज्ञानी है। जिस भले मानस को ये भाई नॉलेज का कोई थोड़ा है, तो कोई आदमी क्लेम करे मैं ज्ञानी हूं, इससे बड़ी मैं समझता हूँ ये तो भगवान ही बचाए उसको। तो जनजाति समाज का जो ज्ञान है इसको हमें लिपिबद्ध करना चाहिए, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। कुछ लोग लगे भी होंगे, मुझे बहुत ज्यादा अनुभव नहीं, लेकिन कुछ लोग लगे भी होंगे। लेकिन इसको यूनिवर्सिटियों में लगाना, देखिए यूनिवर्सिटियां ये काम कर सकती हैं, यूनिवर्सिटियों में उसको सिलेबस में भी डालना चाहिए, उसको लिपिबद्ध भी करना चाहिए और उन लोगों को इन्वॉल्व भी करना चाहिए। पर चलिए भाई प्रयास, देखिए सागर जी, प्रयास करते रहना चाहिए, विचार खत्म नहीं होना चाहिए, फिर रास्ता निकल आता है। बस भाई आप जो लास्ट क्वेश्चन है, अब मैं भी अपनी राम कथा बंद करता हूँ, मुझे डॉक्टर ने कहा बहुत ज्यादा मत बोलो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बेटा। थैंक यू सो मच सर। सर एक और ले सकते हैं या कंक्लूड करें? आपका माइक म्यूटेड है सर। सर आपका माइक म्यूटेड है। अच्छा ये लीजिए, अनम्यूट कर दिया। जिनका प्रश्न है उनसे मेरी ओर से क्षमा मांग लेना कि भाई, और दूसरी बात एक और होती, मैं एक और बात कहता हूँ, कोई किसी प्रश्न का उत्तर क्या दे सकता है, सबसे बड़ी खूबी यही है कि सुनने वालों के दिमाग में प्रश्न पैदा हो गया है। बस प्रश्न पैदा होना ही सबसे बड़ी खूबसूरती है। अब पैदा हो गया, वो उत्तर भी निकाल लेंगे खुद ही, अपने प्रश्न का खुद ही उत्तर ढूंढना चाहिए, वो ज्यादा प्रामाणिक होता है। तो प्रश्न पैदा होना बड़ी खूबसूरती की बात है। इन लोगों के मन में प्रश्न पैदा हुआ, मैं समझता हूँ बातचीत सफल हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। प्रणाम सर। प्रणाम सर। So we conclude with the second session of the day. Dr. Kuldeep is not keeping very well. Yes, but he has left us all with many questions and he has asked us to find the answers, and we will find it. Yes. So we can take a break and come back again at 2 p.m. If you would have noticed the agenda, we have mentioned Swadhyay and lunch. How many of us saw that on the agenda? Yes. So since this is all a yajna of Indian knowledge system, shall we have a short meditation for 5-6 minutes? Yes, from today or from tomorrow, we can also invite some experts on meditation and some pranayams, and we could do that also. So we can start from tomorrow, or we can have a very short meditation even now for 5-6 minutes, maybe a guided meditation also. That may be for about 14 minutes. What would you want? A guided meditation of 14-15 minutes? Yes?
Yes, yes. Okay, take care. So we can all relax, close our eyes, and just keep our phones on the silent mode, and just allow me 2-3 minutes to play the guided meditation.